ऑडिट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स पार्ट 2 या विभाजन योग्य लाभों का अंकेक्षण। हमने अपने विभाजन योग्य लाभों के अंकेक्षण में पार्ट 1 के अंदर लाभों का अर्थ, विभाजन योग्य लाभों का निर्धारण आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हमारे इस लेक्चर में हम विभाजन योग्य लाभों के अंकेक्षण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात हम कर रहे हैं विभाजन योग्य लाभों के संबंध में अंकेशक के कर्तव्य या ऑडिटर्स ड्यूटीज़ रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट्स के बारे में। कंपनी के लाभ एवं विभाजन योग्य लाभों के संबंध में अंकेशक के कर्तव्य इस प्रकार है। सबसे पहले धारा 123 के प्रावधानों का पालन। कंपनी ऑडिटर को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कंपनी के लाभ एवं विभाजन योग्य लाभों का निर्धारण कंपनी अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया गया है या नहीं और उसके अनुकूल है अथवा नहीं। अंकेक्षक को धारा 123 में स्थायी संपत्तियों पर चालू मूल्यह्रास, संचयों में स्थानांतरण के लिए राशि का निर्धारण, डेप्रिसिएशन की बकाया एवं पिछली हानियों की पूर्ति आदि के संबंध में जो स्पष्ट प्रावधान हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात है मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन की न्यूनतम दर। अंकेक्षक को यह स्पष्ट होना चाहिए कि कंपनी अधिनियम की धारा 123 में स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन की जो मिनिमम रेट निर्धारित है उससे कम राशि मूल्यह्रास के संबंध में अपलिखित तो नहीं की गई है। चौथा है आयकर अधिनियम। स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन की रेट्स आयकर अधिनियम में भी उल्लेखित है, अतः ऑडिटर को उनका भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि सही लाभों के निर्धारण के लिए वे ही दरें आयकर विभाग के द्वारा मान्य होती है। स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास का अपलेखन या डेप्रिसिएशन का राइट ऑफ करना। अंकेक्षक को अंकेक्षण की समाप्ति पर यह प्रमाणित करना होता है कि लाभ-हानि खाता एवं चिट्ठा व्यवसाय की सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए अंकेक्षक को यह ध्यान रखना होगा कि स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन उचित दरों से और विभिन्न अधिनियमों में उचित दरों के आधार पर अपलिखित किया गया है या नहीं। संपत्तियों के सक्रिय जीवन का सही अनुमान लगाना। अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि प्रबंधकों ने संपत्तियों के सक्रिय जीवन का सही अनुमान लगाया है या नहीं। यदि अनुमान सही लगाया है तो मूल्यह्रास की गणना उचित एवं सही होगी। यदि मूल्यह्रास की राशि धारा 123 के प्रावधानों से अधिक आती है तो इस अधिक राशि को ही मूल्यह्रास के रूप में अपलिखित करना होगा। वास्तविक आधिक्य में से ही लाभांश। अंकेक्षक को ये देखना होगा कि कंपनी के लाभों एवं विभाजन योग्य लाभ वास्तविक आधिक्य में से ही दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। पूंजीगत लाभ किसे कहते हैं? पूंजीगत लाभ का अर्थ उन लाभों में से है
जो व्यापार के सामान्य व्यवहारों से उत्पन्न न होकर अन्य साधनों से उत्पन्न होते हैं। अर्थात जो व्यापार के लाभ नहीं हैं वे लाभ पूंजीगत लाभ है। अन्य शब्दों में पूंजीगत लाभ सामान्य नहीं होते हैं अपितु अन्य प्रकार से प्राप्त होते हैं। जो लाभ पूंजीगत लाभों में शामिल किए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। कंपनी के समामेलन के पूर्व के लाभ यानी प्रॉफिट प्रायर्स टू इनकॉर्पोरेशन, अंश अथवा ऋण पत्र निर्गमित करने पर प्राप्त प्रीमियम, मतलब प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। हरण किए गए अंशों को पुनः बेचने पर लाभ, प्रॉफिट्स ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। खुले बाजार में ऋण तथा ऋण पत्रों के शोधन पर उत्पन्न लाभ, प्रॉफिट्स ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। या स्थायी संपत्तियों व दीर्घकालीन विनियोगों के विक्रय का लाभ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये लाभ असामान्य लाभ हैं और पूंजीगत लाभ कहलाते हैं, अर्थात गैर व्यापारिक लाभ पूंजीगत लाभ कहलाते हैं। पूंजीगत लाभों के संबंध में वैधानिक प्रावधान या लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग कैपिटल प्रॉफिट्स। कंपनी अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का लाभांश के रूप में प्रयोग करना अवैधानिक होगा। दूसरा, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर प्राप्त लाभ को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करना अनिवार्य है। ऐसे लाभों का प्रयोग लाभांश के रूप में नहीं किया जा सकता है। तीसरा, कंपनी के समामेलन के पूर्व कमाए गए लाभ का भी लाभांश के रूप में भुगतान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लाभ वैधानिक रूप से कंपनी के नहीं माने जाते हैं। अन्य पूंजीगत लाभों को बांटने में कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है। इन्हें लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है बशर्ते कि वे नकद में वसूल किए गए हैं या कंपनी के अंतर्नियम इनको लाभांश के रूप में बांटने का विरोध नहीं करते हैं। ध्यान रहे कि एक बार यदि लाभों को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित कर दिया है तो फिर इसको लाभांश के रूप में नहीं बांट सकते हैं। पूंजीगत लाभों को लाभांश के रूप में बांटने के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। व्यूज रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट्स। पहला दृष्टिकोण है व्यवसायिक दृष्टिकोण। पूंजीगत लाभ व्यवसाय के सामान्य लाभ नहीं हैं, बल्कि असाधारण लाभ है। अतः इनको व्यवसाय में संचित रखना भविष्य में वित्तीय जोखिम की दृष्टि से और व्यवसाय के हित के लिए उचित है, किंतु कुछ विशेष प्रकार के पूंजीगत लाभों को छोड़कर अन्य पूंजीगत लाभों को लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जा सकता है। किंतु इन परिस्थितियों में ऐसा करना व्यवसाय के हित में नहीं होगा। यदि कंपनी के पास कार्यशील पूंजी की कमी हो, यदि कंपनी भविष्य में व्यवसाय का विकास करना चाहती हो और यदि कंपनी के पास कृत्रिम संपत्तियां, पूंजी प्रारंभिक खर्चे एवं पूंजीगत हानियों को अपलिखित करना हो तो भी पूंजीगत लाभों को अपलिखित करने के लिए प्रयोग में लाना पहले उचित होगा। इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से पूंजीगत लाभों को संचित करना उचित है, ताकि व्यवसाय की विपरीत परिस्थितियों में
संकट के लिए इनका प्रयोग किया जा सके। दूसरा दृष्टिकोण है चार्टेड अकाउंटेंट संस्था का दृष्टिकोण। पूंजीगत लाभ को लाभांश के रूप में बांटने के संबंध में चार्टेड अकाउंटेंट संस्था का मत है कि पूंजीगत लाभ एक स्थायी संपत्ति को उसकी लागत मूल्य में से अधिक पर बेचने से उत्पन्न होते हैं, अतः इनका लाभांश के रूप में वितरित करने से प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि कंपनी के अंतर्नियम अनुमति दे, लाभों की नकद में वसूली हो और यदि संचालक इस बात से संतुष्ट है कि पूंजीगत लाभों को बांटने के पश्चात भी संपत्तियों का शुद्ध मूल्य उनके पुस्तक मूल्यों के बराबर रहे। न्यायालय के निर्णय साधारणतया पूंजीगत लाभों को लाभांश के रूप में वितरित करने के लिए उचित नहीं माना जाता है, फिर भी कुछ शर्तों का पालन करने पर ये लाभ लाभांश के रूप में वितरित किए जा सकते हैं। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मामले इस प्रकार है। पहले मामले हैं अंतर्नियम में व्यवस्था के संबंध में। इसके संबंध में लुबक वर्सेस ब्रिटिश बैंक ऑफ साउथ इंडिया अमेरिका लिमिटेड 1892 का मामला उल्लेखनीय है। इस बैंक ने अपना ब्राज़ील का व्यापार तथा गुडविल बेच दी और बैंक को 2,05,000 पाउंड का शुद्ध पूंजी लाभ हुआ और संचालकों ने इसको बांटने का निश्चय किया। इसी निश्चय के विरुद्ध अंशधारियों ने मुकदमा चलाया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कंपनी के अंतर्नियम अनुमति दे तो कंपनी के व्यापार के किसी भाग को बिक्री से प्राप्त लाभांश को अंशधारियों में बांटा जा सकता है। किसी संपत्ति विशेष पर प्राप्त लाभ, इसके संबंध में फोस्टर वर्सेस दी न्यू ट्रिनिडाड लेक एसफाल्ट कंपनी लिमिटेड 1900 के मामले में कंपनी ने एक ऋण को मूल्यहीन समझकर अपलिखित कर दिया। बाद में इस ऋण को ब्याज सहित पूर्ण वसूली हो गई। संचालकों ने इसे लाभ मानकर अंशधारियों में विभाजित कर दिया। इस पर ऋण पत्रधारियों ने आपत्ति की और मुकदमा चलाया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संपत्ति विशेष पर प्राप्त लाभ तब तक नहीं बांटा जा सकता जब तक कि वह अन्य संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात भी उपलब्ध ना हो। इस प्रकार विभिन्न दृष्टिकोण पूंजीगत लाभों को बांटने के बारे में उपलब्ध है। लाभांश वितरण करते समय इन दृष्टिकोण को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब हम बात कर रहे हैं पूंजीगत लाभ के अंकेक्षण के बारे में या ऑडिट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स के बारे में। इसके संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्य इस प्रकार हैं। पहला, अंतर्नियम में व्यवस्था होनी चाहिए। कंपनी के अंतर्नियमों का अध्ययन करे और पूंजीगत लाभों का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया गया है जिनका उल्लेख अंतर्नियमों में है, अर्थात उसे ये देखना चाहिए कि उपयोग अंतर्नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं। दूसरा, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार अंशों के निर्गमन से प्राप्त प्रीमियम में से अंशों पर लाभांश नहीं बांटा जा सकता। अतः अंकेक्षक को देखना चाहिए कि अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग इन कार्यों के लिए किया गया है या नहीं। पहला, पूर्णदत्त बोनस अंशों के निर्गमन हेतु। प्रारंभिक कार्य, अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिए गए कमीशन, बट्टा एवं इनसे संबंधित खर्चों को अपलिखित करने और शुद्ध पूर्वाधिकारी अंशों एवं ऋण पत्रों के शोधन पर चुकाए गए प्रीमियम के आयोजन हेतु। तीसरा, हरित अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ। फोरफिटेड शेयर्स के पुनर्निर्गमन पर प्राप्त लाभों को अंशों पर लाभांश के रूप में नहीं बांटा जा सकता। अंश हरण खाते के शेष को
सबसे पहले अंशों को पुनर्निर्गमित करने पर बट्टा देने में शेष रहे तो उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है, जो फिर लाभांश के लिए उपलब्ध नहीं होता। समामेलन से पूर्व के लाभ। जहाँ तक समामेलन से पूर्व के लाभों का संबंध है, अंकेक्षक को पहले ये देखना चाहिए कि उनकी गणना सही हुई है। उसे इन आधारों की जांच करनी चाहिए कि लाभों का समामेलन के पूर्व एवं पश्चात की अवधि में अनुभाजन कर दिया है। इसके अतिरिक्त इसके संबंध में उसे कंपनी के अंतर्नियमों का अध्ययन करना चाहिए, जिन आधारों पर समामेलन एवं पश्चात के लाभों की जांच लाभ हानि खाते की प्रत्येक मद के आधार पर करनी चाहिए। समामेलन से पूर्व के लाभों को आयगत लाभ तो नहीं मान लिया है, और यदि मान लिया गया है तो अंकेक्षक को इसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करना चाहिए। अन्य पूंजीगत लाभ। अन्य पूंजीगत लाभों के संबंध में अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि कंपनी के अंतर्नियम क्या कहते हैं, पूंजीगत लाभ की गणना उचित ढंग से की गई है या नहीं। यदि पूंजीगत लाभों को पुनः लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा गया है तो इन्हें क्या लाभ के रूप में स्पष्ट लिखा गया है। इस संबंध में न्यायालय के निर्णय को भी ध्यान में रखना चाहिए। और यदि पूंजीगत लाभों को विभाजन योग्य लाभों के रूप में दर्शाया जा रहा है तो यह तथ्य कंपनी के वार्षिक खातों से, जो कि सदस्यों के सम्मुख रखे जा रहे हैं, प्रकट नहीं होते हैं, तो अंकेक्षक को इस तथ्यों का उल्लेख भी अपने रिपोर्ट में कर देना चाहिए। धन्यवाद।